हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर गो फॉर न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन। हमारे बच्चों का जूनियर केजी, सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑनलाइन कैसे होता है, क्या हमारे बच्चों का फ्री में एडमिशन हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने दिन में प्रोसेस होता है, और पीटीए मेंबर अगर हमारे बच्चे कोई सेकेंड स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड तक है, तो अगर हम पेरेंट्स पीटीए मेंबर हैं या माता पालक हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज का हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसको पूरा देखिए। वेलकम टू अवर गो फॉर न्यूज़। सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम कमरुद्दीन शेख है। मैं बाल विकास शिक्षण संस्था के माध्यम से आप लोगों को RTE 25% के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हमारे यहाँ NGO धारावी एरिया में हमारा NGO काम कर रहा है। इस NGO के माध्यम से हमने बहुत से सोशल काम किए हैं, जिसमें एक RTE 25% पे हमारे NGO ने बहुत ज़्यादा काम किया है। यह RTE 25% क्या है, इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 2009 में, सन 2009 में गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, जिसके जरिए छोटे बच्चों को जो 6 साल से लेके 14 साल तक हैं, उनको ये हक दिया गया कि वो हर बच्चा जो हिंदुस्तानी है वो 6 से 14 साल तक स्कूल में रहना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया। ये RTE कानून सभी स्कूलों को लागू होता है, लेकिन इसमें एक और उन्होंने ये ऐड किया कि 25% रिजर्वेशन किया है। 25% रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ऐसा स्कूल जो नॉन माइनॉरिटी और प्राइवेट स्कूल हो, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राइवेट स्कूल हो, ये कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी स्कूल को ही लागू होता है। ऐसा स्कूल जो नॉन माइनॉरिटी हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसको ये कानून लागू होता है और उसको 25% यानी अपनी पहली कक्षा की क्षमता जो उसके बच्चे पढ़ते हैं पहली क्लास में, उस क्लास के 25% उनको ये रिजर्वेशन देना है। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ये यहाँ पर अपने इधर जो मुंबई में पूरा एरिया में, पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन सिस्टम करके रखा है। आपको ऑनलाइन के जरिए इस रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन देना होता है। ये ऑनलाइन सिस्टम हमेशा हर साल फरवरी के महीने में स्टार्ट होता है और सबसे पहले जो है ना स्कूल को बोला जाता है कि इसके अंदर आप अपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपके इधर कितनी जगह खाली है और कितने लोगों को आप एडमिशन देने वाले हैं। कौन से महीने में बोला जाता है कि स्कूल वाले लोग कौन से महीने में हमें रिपोर्ट देते हैं कि हमारे स्कूल में इतनी जगह खाली है, मतलब नवंबर में या दिसंबर में? ये मोस्टली दिसंबर में शुरू हो जाता है स्कूल वालों के लिए, और पालक जो पेरेंट्स हैं वो फरवरी से स्टार्ट, जनवरी का उनका टाइम रहता है, लेकिन फरवरी तक लेट टू लेट फरवरी में स्टार्ट हो ही जाता है। ऑनलाइन सिस्टम, हाँ, ऑनलाइन आपको फॉर्म फाइल करना है। उसकी एक वेबसाइट दी गई है RTE25% Maharashtra.com। आप उस वेबसाइट पे जाइए और अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए? उसके लिए आपके पास जो है सबसे पहले तो है ये 25% कानून जो है गरीब लोगों के लिए है, और SC ST OBC जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा किसी के पास, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता? नहीं, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसमें दो वर्ग है, एक तो दुर्बल घटक है और दूसरा वंचित घटक है। दुर्बल घटक में गरीब परिवार आता है, और वंचित घटक में जो ऐसे परिवार आ जाते हैं जिनके पास SC ST OBC और MT वगैरह का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले परिवार को उन्होंने वंचित घटक में रखा है। और दुर्बल घटक में जो है ऐसा परिवार आता है जिनकी सालाना आमदनी माँ और बाप की पूरे परिवार की मिला के 1 लाख से नीचे होती है। उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड रहता है? बच्चे के इस एडमिशन को लेने के लिए आपको जो है ना डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपके पास बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आपके पास आपका एक रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तीसरा आपको एक
इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी इनकम को दर्शाता हो कि हाँ भाई मैं 1 लाख से कमाने वाला हूँ। कलेक्टर ऑफिस को जो बनता है वो कलेक्टर ऑफिस आपको देता है जिसको हम उत्पन्न दाखिला बोलते हैं। ओके। आपको जो है बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंस प्रूफ में जो है जो मान्य किया है गवर्नमेंट ने वो आपका आधार है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका घर का लाइट बिल है। घर का आपको इनका कहीं पे अगर आप टैक्स वगैरह भरते हैं वो है। ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स दिया है जिसमें आपका गैस की स्लिप आती है घर में। या अगर किसी का जैसे कोई रेंट पे रहता होगा तो वो अप्लाई कर सकता है, जैसे आधार कार्ड है टेम्परेरी उसका कहीं और के एड्रेस का है और एग्रीमेंट पे रेंट पे रहता है वो, तो वो जो अप्लाई। किराए पे रहने वाले लोग हैं तो उनके पास तो है ना एग्रीमेंट चलेगा, लेकिन वो रजिस्ट्री एग्रीमेंट होना चाहिए। जो नॉर्मली हम 250-300 रुपए में जाके हम बनवा लेते हैं वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपके पास है ना बाकायदा रजिस्ट्री ये एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि हमको कोर्ट से लेना पड़ता है। वो एग्रीमेंट पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका एरिया कुछ एरिया मतलब जैसे अभी स्कूल नजदीक है किधर और उसके नियर बाय में कितने लोकेशन में 1 किलोमीटर के दायरे में या 3 किलोमीटर के दायरे में वो बच्चा वो स्कूल का फॉर्म फिलअप कर सकता है। हाँ, ये ऐसा देखिए ये स्कूल वालों को क्या बताया गया है कि आपको जो है सबसे पहले 1 किलोमीटर में बच्चे ढूंढना है स्कूल को, फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर में, फिर 3 किलोमीटर में। गवर्नमेंट ने जो है 1 से 3 किलोमीटर का एक एरिया रखा है और अगर गरीब बच्चे 1 से 3 किलोमीटर में ना मिले तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से भी बच्चे उस स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन आने जाने का जो किराया है वो पेरेंट्स को ही देना है और वहाँ स्कूल में जो एडमिशन फीस नहीं होगी, दाखिले की कोई फीस नहीं लगेगी, उनको बुक्स, यूनिफॉर्म और जो भी बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो सब स्कूल मुफ्त में देगा। कौन से स्टैंडर्ड से ये फिलअप कर सकते हैं? हाँ, अब ये देखिए पहले जो है ना नर्सरी, जूनियर, सीनियर को भी इसमें एडमिशन दिया जाता था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है प्री प्राइमरी को फीस स्कूलों को नहीं दिया था, तो इस वजह से जो है उसको इन्होंने नर्सरी, जूनियर, सीनियर को हटा दिया है और पहली क्लास से लेके स्टार्ट किया है। यानी अगर आपको अपने बच्चे का RT 25% में एडमिशन कराना है तो आप पहली कक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के लिए आपको ऑनलाइन में भाग लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट, आपके पास रेसिडेंस प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। इनकम बनाने के लिए आपको जो है आपके इलाके के नगर सेवक से आप एक पत्र ले लें जिस पर वो आपके उत्पन्न लिख के दे देगा। उसके साथ में आप अपने बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट और आपका राशन कार्ड, आपके घर का लाइट बिल, ये सब जोड़ के आपके तहसीलदार के ऑफिस में आप जमा करें और तहसीलदार जो है आपको आपका उत्पन्न आपको दे देगा। उस उत्पन्न के बेस पे आपके बच्चे का जो है स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और आपके बच्चे को, अगर ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो पूरा सिस्टम है ऑनलाइन का, ये लॉटरी बेस पे होता है। लॉटरी में कैसा होता है कि ये पहली लॉटरी की जाती है। पहली लॉटरी में अगर किसी स्कूल में 20 बच्चों की जगह है तो 20 बच्चे अलॉट किए जाते हैं। अगर वो 20 बच्चों में स्कूल में 20 बच्चों में नाम आया और 20 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, 5 लोगों की जगह खाली हो गई है, तो फिर दोबारा लॉटरी की जाती है और उस तरह से सभी 20 बच्चों को उस स्कूल में जगह दी जाती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है एक ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन के जरिए आपके बच्चों का एडमिशन होगा, ऑनलाइन में आपका लॉटरी लगेगा और लॉटरी में जो खुशनसीब बच्चे या जो खुशनसीब पालक होंगे, पेरेंट्स को उनको एडमिशन दिया जाएगा और उनके बच्चों को जो है अभी इस वक्त 1st to 8 स्टैंडर्ड तक फ्री शिप होता है पूरा। आपको कोई भी स्कूल में किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है, किसी भी तरह की फीस नहीं देना है। गवर्नमेंट ये बोलती है, ये कानून ये बोलता है कि बच्चे को यूनिफॉर्म, बुक्स और किताबें, ये बैग वगैरह सब जो है स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्कूल वाले या नहीं देते हैं तो उसके लिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन इंस्पेक्टर है वो भरपूर आपकी सहायता करेंगे। इसमें सर जैसे अगर RTE के थ्रू बहुत से लोग पेरेंट्स अपने एक ही स्कूल में 50 फॉर्म अगर फिलअप होते हैं तो उसमें मिनिमम कितने लोगों का एक्सेप्ट होगा? देखिए
आवेदन के डालने के लिए एक ही स्कूल में आप है ना उनको रोका नहीं जाएगा कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि भाई एक स्कूल में आप इतने ही फॉर्म दे सकते हो, बल्कि ये है कि भाई जिस स्कूल में ज्यादा फॉर्म आए उस स्कूल में लॉटरी होगी और फिर उसमें जितनी जगह है, जैसे एक स्कूल है अगर उसमें 30 बच्चों की जगह है, लेकिन अगर उसके पास 70 बच्चों के अगर एप्लीकेशन आए हैं तो 30 बच्चों को तो एडमिशन मिलने ही वाला है। बाकी जो 40 बच्चे रह जाते हैं वो 40 बच्चों में उनको इसीलिए ऑनलाइन में फॉर्म भरते टाइम पालक को ये ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को, कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का चुनाव कर सकूं मेरे फॉर्म में। तो गवर्नमेंट ने जो है आपको ऑनलाइन में कम से कम 10 स्कूल है ना चुनने का मौका दिया है। तो आप कम से कम 10 स्कूलों में आपके बच्चों का आवेदन करो और एप्लीकेशन करो। तो 10 स्कूल में से किसी ना किसी एक स्कूल में आपके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कम स्कूल का चुनाव करते हो, कम स्कूल अपने फॉर्म में रखते हो, तो चांसेस कम रहते हैं। जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं तो उनके नियर बाय के ही स्कूल होने चाहिए या थोड़ा दूर का भी हम देख सकते हैं? नहीं, सबसे पहले जो है आपको जो चांस मिलेगा, पेरेंट्स को जो चांस मिलता है उनके 1 किलोमीटर में जो स्कूल है उसमें एडमिशन का चांस मिलता है, उनको पहले मौका उसमें दिया जाता है। अगर वो स्कूलों में जगह फुल हो जाती है तो 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में, अगर उनके फॉर्म में कोई ऐसा स्कूल है जो 5 किलोमीटर में है, उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन वो स्कूल में अगर आवेदन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में जगह खाली रह गई है तो उनको भी चांस मिलेगा। इस पे एज का लिमिट क्या होता है? जैसे अभी कौन से मंथ में या कौन से तारीख में उस बच्चे का जन्म होना चाहिए जिसके थ्रू उसका एडमिशन होता है? इस पूरे सिस्टम में आपको एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र जो है ना, गवर्नमेंट ने अब तक जो इस साल तक जो रखी थी वो 6 साल पूर्ण लिखा था कि आपके बच्चे का 6 साल पूरा होना चाहिए था। मतलब वर्किंग में होना चाहिए या जैसे अभी अगले साल अभी इस वक्त जो उन्होंने अक्टूबर में जैसे चल रहे हैं? उन्होंने किया था 15 अक्टूबर 2020 तक जो बच्चे 6 साल के हो गए हैं वो सभी बच्चे ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लायक हैं। इसी तरह उन्होंने हर साल है ना चेंजेस लाते हैं कुछ। इससे पहले था 30 सितंबर हर वर्ष के 30 सितंबर तक वो काउंट करते थे। जो भी बच्चे 30 सितंबर तक 6 साल के हो जाते थे उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन दिया जाता था। इसमें और कुछ बेनिफिट, मतलब गवर्नमेंट से और क्या क्या बेनिफिट होता है? इसमें सभी जिन बच्चों का नाम आ जाता है और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं लॉटरी सिस्टम में, उन बच्चों को ये बेनिफिट रहता है कि उनको एक गुड क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। गरीब परिवार के लोग रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं और उनको जो है ना एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। इस एजुकेशन में एक ये भी है कि आप बच्चों में पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ये स्कूल वालों की आपको भेदभाव करना ही नहीं है। जो पैसे फीस भर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे की समानता उन्हीं के जैसा पढ़ाई और शिक्षा लेंगे। शिक्षा के मामले में आपके बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा ये कि आपको उस स्कूल में लाख रुपए फीस रहने दो, 20,000 फीस रहने दो या 50,000 फीस रहने दो, एक मतलब अगर आपके बच्चे ने इसमें एडमिशन लिया है तो आपको कम से कम उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो 8 स्टैंडर्ड तक है वो पूरा आपको फ्री मिला रहेगा, फ्री किया जाएगा। सर अगर जैसे एक 30 लोगों का, अगर 30 स्टूडेंट की रिप्लेस जगह खाली है फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल में, और वो 30 के बजाय अगर 40 फॉर्म भरे जाते हैं या 50 फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस दौरान कोई पेरेंट कुछ अमाउंट दे के वो भी टाई अप कर सकता है कोई स्कूल के साथ? नहीं, देखिए ये RT 25% जो है ये एकदम ट्रांसपेरेंट काम होता है और इस ट्रांसपेरेंट काम में आप ये देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खास करके एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि आपको हर चीज ना ऑनलाइन में पता चल जाएगा। तो इसमें आपको कोई पैसा मांगता है या पैसा देता है या पैसा लेता है, आपको कहीं भी किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है और ये स्कूल वालों से कोई टाई अप नहीं है। ये जो है ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको ऑनलाइन के जरिए गवर्नमेंट खुद चला रही है। तो इससे स्कूलों से कोई टाई अप नहीं है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन आ गया है और उसको स्कूल एडमिशन डिनाई भी नहीं कर सकता है, उसको कंपलसरी एडमिशन देना ही देना है। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट हो सकता है एडमिशन। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है, मतलब पेरेंट्स का,
फादर या मदर का, माँ या बाप का, वही डॉक्यूमेंट में फादर के डॉक्यूमेंट में भी वही नाम कंपलसरी है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है? अभी देखिए जो हमारे क्योंकि ये कानून एक गरीब लोगों के लिए है, और अक्सर गरीब लोग बेचारे जो गांव से चले आते हैं, जैसे अपने यूपी बिहार और बंगाल वगैरह के लोग रहते हैं, हमारी संस्था में बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी मिलते हैं जिनके पास बच्चा तो है लेकिन बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब वो उनके लिए ये है कि वो एक हामी पत्र दे सकते हैं, एक बच्चे के लिए जो है ना डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मेरा बच्चा इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतना मेरे बच्चे का ये नाम है और ये सब। हाँ, अगर ऑनलाइन में भरते समय अगर आपका कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो एज पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर हसीब डबल ई से लिखा है तो आपके बच्चे का डबल ई आएगा, अगर आई आया है तो आई आएगा। सलीम अगर डबल ई आया है तो सलीम डबल ई से रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो एज पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही आपको चलने वाला है। तो आपने फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ गलतियां की भी हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो उसी हिसाब से ही आपके बच्चे का नाम चलेगा। और उसको आगे जाके जो है पेरेंट्स अगर बदलना चाहते हैं तो गैजेट वगैरह करके उनको राइट्स है वो दे सकते हैं। अपने मुंबई कर और महाराष्ट्र कर के लिए कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मींस एजुकेशन रिलेटेड, जैसे आपने बताया अदर्स लोगों का, अदर स्टेट्स के, मुंबई के लिए जो मुंबई के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको पढ़ना है लेकिन फाइनेंशियली कारण की वजह से, पेरेंट्स की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो फुटपाथ पर रहते हैं या स्लम में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं जा पाते। तो वो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और आपके एनजीओ क्या करती है उस समय? देखिए अभी एजुकेशन के मामले में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठा के रखा है, और ये ऑनलाइन के बेस पे 25% तो चल ही रहा है। उसके अलावा इनके मनपा के जो स्कूल हैं वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स अगर 25% के लिए एलिजिबल नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन में उनकी कमी रहती है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कम से कम बच्चा तो उनका राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ सकता है। तो अपने इलाके के हमारा भी ये कर्तव्य होता है, और जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका भी ये कर्तव्य होता है कि मेरा सबसे बड़ा ये है कि मुझे मेरे अतराफ में जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। तो उनको हम और आप मिलके 25% में अगर वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो मनपा के स्कूलों में तो हम उनको दाखिला दिला सकते हैं। और मनपा में जो है महानगर पालिका के अंडर में जितने बीएमसी स्कूल चल रहे हैं उनमें उनको पूरी चीजों को वो दी जाती है, छूट दी जाती है। मतलब इस पे 25 बीएमसी स्कूल में 25% की जरूरत नहीं है? नहीं, 25% जो है मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी स्कूलों को ही लागू होता है। एडेड या नहीं, एडेड स्कूलों को 25% लागू नहीं है, क्योंकि एडेड स्कूलों में कुछ ज्यादा फीस नहीं होती है, 2,500-3 हजार रुपए भर के साल भर की फीस होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने एडेड स्कूलों को छोड़ रखा है। मिनिमम अभी कैसा, कोई स्कूलों में 5,000 भी फीस है, कोई स्कूलों में 7,000 भी फीस है, कोई स्कूलों में 10,000 भी फीस है। नहीं, जो स्कूलों में अगर एडेड स्कूल है और 5-10 हजार रुपए फीस ले रहा है तो उसको हम एजुकेशन इंस्पेक्टर को बोल के वो फीस को हमको कम कराना चाहिए। मिनिमम उनको 2,500-3 हजार रुपए से ज्यादा एडेड की फीस नहीं होना चाहिए। अगर एडेड है तो इससे ज्यादा फीस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको सारी जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी फीस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उनको मैनेजमेंट को अपने चलाने के लिए थोड़ा बहुत जो बच्चों से लेना है वो 2,500-3 हजार रुपये बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पीटीए मेंबर और माता पालक, ये जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे स्कूलों में हर क्लास में पीटीए मेंबर्स होते हैं, माता पालक होते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए सर, ये जो शिक्षा जो है, ये शिक्षा का जो स्कूल लोग जो चला रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए इनको जो है हमारे गवर्नमेंट ने ना अपने अंडर में रखा है, इनको बीएमसी अपने कंट्रोल में रखती है, लेकिन
हर बच्चे के पेरेंट्स से जो है कुछ बात नहीं हो पाती है, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन एक एक पेरेंट्स से जाके लेना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि पीटीए मेंबर बनाया है कि आपको पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन बनाया है। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में जो है आपके पूरी क्लास में से जो एक पीटीए आप मेंबर चुनते हो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो आप सबका पीटीए मेंबर है और उसने स्कूल में है ना आपकी बातों को रखना है। उसने अगर एक जगह साइन किया तो आने उसके पीछे जो 70 पेरेंट्स हैं उनकी हाँ है तो उसने उस चीज को हाँ बोला है, उसने अगर ना बोला है तो यानी 70 लोगों ने ना बोला है, उसने ना बोला है, ये पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। लेकिन अक्सर करके जो स्कूलों में क्या किया जाता है कि पीटीए मेंबर को जो है ना स्कूल वाले अपने फेवर में रखते हैं, उनको 5-6 जनों को सबको सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और उनको ये बोलते हैं कि भाई आप इस तरह कर दीजिए, आप हमारे फेवर में, हम ये ऐसा करने वाले हैं, फीस बढ़ाने वाले हैं, तो आप है ना यहाँ साइन कर दीजिए। लेकिन पीटीए मेंबर का ये काम होता है कि उनको उनसे पूछना चाहिए कि हमारी एक क्लास में कितने बच्चे हैं, आप एक क्लास में इतने बच्चों से इतना पैसा ले रहे हो, फिर आप टीचर्स को इतना दे रहे हो, क्या ये साल हमको जरूरत है फीस बढ़ाने की? अगर हमको जरूरत नहीं है फीस बढ़ाने की तो हम क्यों फीस बढ़ाएं? हालांकि गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आप 3-3.5 साल में आप अपनी फीस 15% बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें भी पीटीए मेंबर का ये बोलना चाहिए पीटीए मेंबर को कि जब हमको जरूरत नहीं है तो हम क्यों बढ़ाएं। अगर एक हमारे बच्चों से जितनी फीस ली जा रही है उतने में हमारा टोटल खर्च हो जाता है और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और पीटीए मेंबर को एक चीज ये और ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अगर रजिस्टर पे आपको बताया जा रहा है कि आप ये रजिस्टर पे साइन कर दीजिए और हम लोग बाद में प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के सामने हम भरने वाले हैं, जो हम तुमसे बोल रहे हैं वही भरने वाले हैं, तो नहीं, क्योंकि आपका एक साइन जो है ना आपके पीछे 60-70 पेरेंट्स का साइन है, तो आपको वो जिम्मेदारी निभाते हुए आपको आपका कर्तव्य है पीटीए मेंबर का कि उनको ये बोलना चाहिए नहीं, हमको आप पूरा फिल करके दो, हम 1-2 दिन के बाद में उस पर साइन करेंगे। और जो भी स्कूल के साथ में पीटीए मेंबर की जो मीटिंग होती है उसको आप एक देखिए बहुत अच्छा, अब तो आसान काम हो गया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा आप है ना शेयर कीजिए कि भाई आज हमारी ये मीटिंग हुई है। अक्सर करके पीटीए मेंबर है ना उस चीज को शेयर करते नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं होता है और वो जो है ना फिर साल गुजरने के बाद में पता चला कि यार अब इस साल हमारी तो 10,000 रुपये फीस बढ़ गई है, हमारी 2,000 फीस बढ़ गई है, तो उनको फिर धक्का लगता है, अरे ये ऐसे कैसे हो गया। अब फिर वो जब प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं तो प्रिंसिपल बोलती है नहीं नहीं हमने तो पीटीए मेंबर में बता दिया था, हमने पीटीए मेंबर की सिग्नेचर लिया है, हमारे पास ये सब कुछ है। तो उसमें जो पेरेंट्स नहीं भर पाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो वो पूरा जो है ना क्या बोलेंगे हम, जिम्मेदारी जो है ना एक पीटीए मेंबर की होती है। तो अभी जैसे फीस का आपने बताया था पहले कि फीस एडेड स्कूल में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या पीटीए के पास भी वो राइट्स रहता है कि अगर फीस बढ़ रही है 2,500 से ज़्यादा है या 3,000 से ज़्यादा कोई एडेड स्कूल में है तो क्या वो कम करवा सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्शन? बिल्कुल सभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इस स्कूल का पीटीए मेंबर हूँ और इस स्कूल में फीस ज्यादा ली जाती है, तो पीटीए मेंबर्स का ये एक कर्तव्य है कि उनको पूरी अपनी क्लास में एक एजेंडा बनाना चाहिए और वो एजेंडे को लेके उनको एक कंप्लेंट लिखना चाहिए। उस कंप्लेंट को ले जाके आप एजुकेशन इंस्पेक्टर को दे सकते हैं, बीएमसी के अपने एजुकेशन ऑफिसर को दे सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दे सकते हैं, मंत्रालय में जो अपने सेक्रेटरी हैं उनको दे सकते हैं। और बिल्कुल अगर सभी पीटीए मेंबर्स को लगता है कि फीस ज़्यादा है तो उनको वो फीस स्कूल को कम करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें सभी पीटीए मेंबर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना जरूरी है। अभी सर बहुत सारे अभी फीस का आपको तो मसला पता है कि लॉकडाउन की वजह से फीस का बहुत सारे पेरेंट्स के मसले चल रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो फीस भर भी नहीं सकते, लेकिन अगर कोई स्कूल एडेड स्कूल अगर पूरा फीस मांग रही है या 50% फीस मांग रही है तो उस दौरान पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए अभी लॉकडाउन का जो है ये महामारी का दौर है, इसमें सबके ही हालात एक जैसे नहीं है, जो भर सकते हैं वो भर रहे हैं और जो नहीं भर सकते हैं तो उसमें जो है ना स्कूल को ना छूट देनी चाहिए। हालांकि बहुत से स्कूलों ने जो ऑनलाइन शुरू किया है
वो ऑनलाइन की पढ़ाई देखिए एक धोखा है, धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चे इसमें आधे से ज़्यादा कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा पूरा बोझा जो है ना पेरेंट्स को दे दिया गया है, पेरेंट्स करा रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये महामारी में हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। अब ये जो पूरी फुल फीस भरवाने का जो काम है, ये स्कूल को नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद में भी अगर आपसे कोई प्रेशराइज में फीस मांग रहा है तो आप अपने एजुकेशन इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपका बाहर में किसी आपके इलाके में किसी से झगड़ा होता है तो आप क्या करते हो, आप झगड़ते नहीं हो, आप सीधा वो झगड़े की कंप्लेन ले जाके आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करते हो। इसी तरह अगर आपका कभी आपके स्कूल में किसी कोई विवाद हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि उस झगड़े की सूचना मेरे को मेरे एजुकेशन इंस्पेक्टर को देनी चाहिए। उसमें जो जिम्मेदार रहेगा आपका एजुकेशन इंस्पेक्टर है, आपका बीओ है और आपका शिक्षण अधिकारी है। आपको ये तीनों के नाम पे एक पत्र लिखना चाहिए कि भाई मेरी ये शिकायत है, मेरे साथ में ये व्यवहार किया जा रहा है, और फिर उसको आपको फॉलोअप लेके उस शिकायत को दूर करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो है शिक्षण विभाग में ऐसे लोगों को नियुक्त किया हुआ है जो इस पर काम करते हैं। इसमें इस वक्त जो है ना महामारी फैली हुई है और सभी बच्चे आप देख रहे हैं कि भाई स्कूल जाने से वंचित हैं, स्कूल जा नहीं रहे। और इसमें इसके अलावा कि भाई हम ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को पढ़ाए, और कोई सिस्टम दिख भी नहीं रहा है कि बच्चों की पढ़ाई का ये साल का नुकसान है। तो इसमें जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि उनको अपने बच्चों को जिम्मेदारी से ऑनलाइन की पढ़ाई में बिठाना चाहिए। और ऑनलाइन में जितने बच्चों को जो है ना टीचर जो भी बताती हैं वो सब उनका होमवर्क वगैरह करा के लेना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स के पास में डिवाइस की कमी है, मोबाइल्स नहीं है, या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि भाई 10 बजे मेरे बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई होती है और 10 बजे पिता को या माता को कहीं बाहर जाना होता है, एक ही फ़ोन है, पिता बाहर चले गए, बच्चों की पढ़ाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो उनको ये करना चाहिए कि वो किसी न किसी दूसरे बच्चे से जो बचा हुआ काम है नेबर से ले लें, या फिर अपने आस पड़ोस में कोई है जिसके पास उस समय के लिए हमको मोबाइल मिल सके और हम उसमें अपने बच्चे की पढ़ाई को शुरू कर सकें। तो ऐसा कुछ ना कुछ उनको काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से स्कूल वाले जहाँ तक अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और ऑनलाइन प्रोसेस को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जब तक पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में अक्टूबर का महीना है और नवंबर के महीने में सभी स्कूलों में, अक्टूबर के आखिर के महीने में सभी स्कूलों में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मेरा बच्चा जो है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में पीछे ना हो, इसकी जिम्मेदारी जो है ना पूरी पेरेंट्स की है और पेरेंट्स को अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में है अक्टूबर एंडिंग तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है ऑनलाइन के ज़रिए, बहुत से पेरेंट्स लोगों को मालूम पड़ा है उस चीज़ का। जी, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ट्यूशन वगैरह में करवा के ले लें, या जो होमवर्क स्कूल से दिया जा रहा है अगर उतना ही आपने कंप्लीट करा लिया तो भी बच्चे आपके जो है सेमेस्टर की पढ़ाई के काबिल हो जाएंगे और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर आरटीई का लास्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे दीजिए फिर। आरटीई के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, आप अपने सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके में से, अपने लोगों में से ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, 1 लाख के नीचे कमाने वाले हैं, सालाना आमदनी है, उनको ढूंढ के उनके बच्चों का फॉर्म RTE 25% की वेबसाइट पे भरवाएं और उसमें उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा उनको भी सोच के अब तो नवंबर से ये काम शुरू करना चाहिए। और फरवरी के शुरुआती हफ्ते में ये फॉर्म निकलते हैं ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन में सभी पेरेंट्स लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए और उसमें जो है उनके बच्चों को 8वीं तक पूरी शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी स्कूलों में। और मेरी आप लोगों से विनंती है कि आप गो फॉर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल बटन को क्लिक करें
और जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा वो हमसे पूछिए। RT 25% और एजुकेशन के मुतालिक हम हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मेरा नंबर है 7400072266। धन्यवाद।